प्रिय छात्रों नमस्कार। पर्यावरण की श्रेणी में गंतव्य से आगे आज पर्यावरण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और पर्यावरण की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण की परिभाषाओं के बारे में। पर्यावरण की परिभाषाएं। तो पर्यावरण की परिभाषा में सबसे पहले परिभाषा हम देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार ये एक संस्था टाइप की है जिसने पर्यावरण को परिभाषित किया और इन्होंने कहा कि पर्यावरण उन सभी बाह्य प्रभावों का समूह है जो जीवों को भौतिक एवं जैविक शक्ति से प्रभावित करते रहते हैं तथा प्रत्येक जीव को आवृत्त किए रहते हैं, मतलब एक दूसरे से जोड़े रहते हैं। यहाँ आवृत्त का मतलब जो है जोड़ने से है, अर्थात कह सकते हैं कि पर्यावरण उन सभी बाह्य प्रभावों का समूह है जो जीवों को भौतिक एवं जैविक शक्ति से प्रभावित करते रहते हैं। तथा प्रत्येक जीव को आवृत्त किए रहते हैं। अब एक समस्या आती है कि सर परिभाषा लर्न कैसे रहे, याद कैसे रहे। भाई बहुत कोर्स होता है, बहुत सिलेबस होता है, कई तरह के क्वेश्चन होते हैं और जब परिभाषा वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गलती हो जाती कभी कभी। तो देखो, परिभाषा याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है कि परिभाषा के मुख्य बिंदु को बस याद रखा जाए। जैसे इस परिभाषा में मुख्य बिंदु है कि भौतिक एवं जैविक शक्ति से प्रभावित करते रहते हैं। मतलब जैसे ही हम परिभाषा में या सेंटेंस में ये पढ़ें कि भौतिक एवं जैविक शक्ति से प्रभावित करते रहते हैं, समझ जाओ कि ये परिभाषा जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार दी गई है। नेक्स्ट परिभाषा की हम बात करते हैं यूनिवर्सल विश्वकोश के अनुसार। यूनिवर्सल विश्वकोश के अनुसार यूनिवर्सल विश्वकोश क्या कहता है कि पर्यावरण के अंतर्गत उन दशाओं, संगठन एवं प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है
जो किसी जीव अथवा प्रजाति के उद्भव, उद्भव माने बर्थ, जन्म लेना, विकास, कैसे जीव या समष्टि विकास कर रही है, एवं मृत्यु को प्रभावित करते हैं। अर्थात यूनिवर्सल विश्वकोश के अनुसार पर्यावरण की जो डेफिनेशन है वो है, पर्यावरण के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत उन दशाओं, कंडीशन, संगठन एवं प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है, जो किसी जीव अथवा प्रजाति, जो किसी जीव अथवा प्रजाति, प्रजाति मतलब कोई एक समूह की जातियां, के उद्भव मतलब जन्म, उद्भव, विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करते हैं। अब देखो, इस पे एक प्रश्न बन के आता है जो बहुत छोटा सा है, जैसे ऐसी दशा या संगठन जिससे किसी जीव अथवा प्रजाति के उद्भव, विकास एवं मृत्यु को प्रभावित किया जाता है, कहलाता है। तो हम लिख देते पर्यावरण। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल विश्वकोश के अनुसार परिभाषा दी गई कि पर्यावरण के अंतर्गत उन दशाओं, संगठन एवं प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी जीव अथवा प्रजाति के उद्भव, विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करते हैं। इसमें याद क्या रखना सबसे मुख्य बात कि प्रजाति के उद्भव, विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करने वाले कारक या दशाओं का संगठन। इस तरह का जब वाक्य बन के आए तो किसने कहा? यूनिवर्सल विश्वकोश ने। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं डेविस के अनुसार। क्या कहा डेविस ने? कि मनुष्य के संबंध में, मनुष्य के संबंध की बात कर रहे हैं, मनुष्य के संबंध में पर्यावरण का अर्थ भूतल पर मनुष्यों के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक रूप से है जिससे वह निरंतर प्रभावित होता रहता है। मतलब ऐसी दशाएं, ऐसे कंडीशंस जिनसे व्यक्ति निरंतर प्रभावित होता रहता है, उन सभी कंडीशनों को मिला के उनको क्या कहा जाता है? पर्यावरण। यानी कि डेविस की बात करें तो मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अर्थ भूतल पर उपस्थित मनुष्यों के चारों ओर फैले या मनुष्यों के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक
उन सभी भौतिक रूपों से है जिनसे वह निरंतर प्रभावित होता रहता है। इस परिभाषा को याद करना बहुत सरल। जैसी बात की जाए कि मनुष्य के संबंध में ऐसे भौतिक रूप जो उसे निरंतर प्रभावित करते हैं उनको पर्यावरण कहा जाता है। ऐसी बात कहने वाले पर्यावरणविद कौन थे? डेविस। इसके आगे नेक्स्ट डेफिनेशन में बात करेंगे हम टांसले के अनुसार। टांसले के अनुसार टांसले महोदय का कहना था प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। प्रभावकारी दशाएं मतलब ऐसी दशाएं, ऐसी कंडीशंस जो व्यक्ति को प्रभावित करते हों, उन सभी दशाओं का जो योग है वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण। अर्थात प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। बहुत सरल परिभाषा याद भी रहेगी। प्रभावकारी दशाओं में रहने वाले जीवों का जो समूह है या योग है वही क्या कहलाता है? प्रभावकारी दशाएं क्या कहलाती हैं? पर्यावरण। तो इस तरह से पर्यावरण की अलग अलग पर्यावरणविदों ने परिभाषाएं दी। इसके अगले श्रेणी में हम बात करते हैं पर्यावरण की संरचना के बारे में कि पर्यावरण की आखिर संरचना क्या है, पर्यावरण किस प्रकार से निर्मित हुआ है। जब हम पर्यावरण की संरचना की बात करते हैं तो पर्यावरण मुख्य रूप से 4 मंडलों से निर्मित है। कौन कौन से 4 मंडल हैं? पहला मंडल है स्थल मंडल, दूसरा मंडल है जल मंडल, तीसरा मंडल है वायुमंडल और चौथा मंडल है जैव मंडल, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब वायुमंडल जो है इसे भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। यानी वायुमंडल भी 4 भागों से मिलकर निर्मित होता है। पहला मंडल होता है इसमें क्षोभ मंडल, दूसरा मंडल होता है आपका समताप मंडल, तीसरा मंडल है आपका मध्य मंडल
ठीक। और चौथा मंडल है आपका तापमंडल। और तापमंडल को दो भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें पहला भाग होता है आपका आयनमंडल, और दूसरा भाग होता है बाह्यमंडल। ठीक। इस तरह से हमारे पर्यावरण की संरचना का निर्माण होता है। कैसे कि पर्यावरण 4 मंडलों से मिलकर बना हुआ है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। इसके बाद वायुमंडल को फिर 4 हिस्सों में निर्मित किया गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल। अब ये तापमंडल 2 मंडलों में फिर विभक्त है, मतलब इसके 2 हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला हिस्सा आयनमंडल है और दूसरा हिस्सा बाह्यमंडल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थल मंडल की। अब इसके विस्तृत जानकारी में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले बात करेंगे स्थल मंडल की। स्थल मंडल। ठीक। स्थल मंडल क्या है? देखो, सबसे पहले हम स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल वो मंडल है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, जर्नल भाषा में। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का लगभग कितना हिस्सा स्थल मंडल में आता है, यानी कितना भाग स्थल मंडल घेरे हुए है। तो पृथ्वी का लगभग 29% हिस्सा स्थल मंडल है। अब परसेंटेज में तो याद है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसको भिन्नात्मक रूप में भी पूछ देते कि कितना भाग है। तो पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग जो है वो आपका स्थल मंडल है, लगभग। ठीक। और इस स्थल मंडल पर ही अधिकांश पेड़ पौधे और जीवन का सार है, मतलब जो जीव जीवित हैं वो स्थल मंडल पर जीवित है। भाई जीवन जो है वो कहाँ? स्थल मंडल पर सर्वाधिक मात्रा में है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है स्थल मंडल में? तो स्थल मंडल में आपके पठार, मृदा, खनिज, पहाड़, ठीक है, ये सब सम्मिलित है। ठीक है, आदि ये सब इसमें सम्मिलित हैं। इन सभी चीज़ों से मिलके स्थल मंडल का निर्माण होता है। अब स्थल मंडल जो है जीव के या प्राणी के रूप में किस प्रकार से सहायक है? तो स्थल मंडल जो है ये 2 रूपों से हमें सहायक है। पहला रूप जो है कि ये सभी प्रकार के जीवों को आवास उपलब्ध कराता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो उपयोग है, सबसे पहला इसका लाभ ये है कि जीवों को आवास प्रदान करता है। ठीक। और दूसरी बात यह है कि जीव चाहे स्थलीय हो या जलीय हो, उसके लिए जो खनिज तत्वों का स्रोत है वो स्थल मंडल ही है, वो स्थल मंडल ही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव चाहे स्थलीय हो, जीव चाहे स्थलीय हो या जलीय हो, उसके लिए खनिज स्रोत यहीं से उपलब्ध हैं, यानी उसके खनिजों का स्रोत है।
खनिजों का स्रोत है। यहाँ उनके कर दो, ज़्यादा उपलब्ध अच्छा रहेगा कि जीव चाहे स्थलीय हों या जलीय हों, उनके खनिजों का स्रोत कौन सा मंडल है? स्थल मंडल है। अब जब हम स्थल मंडल में पृथ्वी की बात करते हैं कि यहाँ पृथ्वी की बात की जाती है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाता है। पृथ्वी की संरचना में हम इसके और भी हिस्से आपको बताएंगे, लेकिन ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह भूपर्पटी कहलाती है। अब हमने कहा ये खनिजों का स्रोत है, तो इस ऊपरी भूपर्पटी पर कई मुख्य पदार्थ उपस्थित हैं, कुछ तत्व उपस्थित हैं। हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भूपर्पटी में उपस्थित प्रमुख तत्वों की बात करते हैं। भूपर्पटी में उपस्थित कुछ प्रमुख तत्व। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं प्रश्नों के रूप में, जैसे ऑक्सीजन, सिंबल O2। एक चीज़ यहाँ बताएं कि ऑक्सीजन जो है अपने यहाँ पृथ्वी पर 3 रूपों में उपस्थित है। कैसे? एक रूप होता है इसका ऑक्सीजन O, O2 और O3। इसको कहा जाता है नवजात ऑक्सीजन। ब्लीच वगैरह में यही वर्क करती है। ये गैस फॉर्म है, ये ओजोन का रूप है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ये ओजोन वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ हम जो तत्व फॉर्म में बात करेंगे वो इस ऑक्सीजन की करेंगे। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 46 यानी कि 46.6% है लगभग। दूसरे तत्व की बात करें, सिलिकॉन, SI, इसकी मात्रा जो है वो लगभग 27.7 यानी कि 27.7% है। तीसरी बात करें एल्यूमिनियम, सिंबल होता है Al, और एल्यूमिनियम की जो मात्रा है वो लगभग 8.1% है, 8.1%। इसके बाद लोहा, आयरन जिसको कहा जाता है, Fe, लोहे की जो प्रतिशत मात्रा है वो है 5.6%। ठीक, इसके बाद बात करें मैग्नीशियम, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, सिंबल होता है Mg, और इसकी मात्रा जो है वो 2.1% है। ठीक है, इस तरह से हमारी भूपर्पटी पर कई एक तत्व उपस्थित होते हैं। अब इसमें से कुछ हम मुख्य फैक्ट आपको यहाँ से बताते हैं जो अधिकतर प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। जैसे पृथ्वी की सतह, मतलब ऊपरी सतह भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपस्थित प्रथम धातु तत्व। प्रश्न पे ध्यान देना, क्या पूछ रहा है? धातु तत्व। देखो, तत्व 2 फॉर्मों में बांटे गए थे। सबसे पहले धातु और अधातु, और उसके बाद इसका तीसरा फॉर्म बना उपधातु। तो प्रश्न पे ध्यान दें, क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह में प्रचुर मात्रा में उपस्थित प्रथम धातु तत्व।
तो अभी हमने आपको परसेंटेज बताई, तो उनमें देखेंगे तो धातुओं के रूप में जो है वो कौन है, एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम। ठीक है, ये सबसे अधिक उपस्थित है। अब अगर यहीं ये पूछ दे प्रश्न, कभी कभी पूछ देते हैं कि प्रथम, तो चलो हमें याद है कि एल्युमिनियम उपस्थित है, 8.1% उसकी मात्रा है। कभी कभी पूछ देते द्वितीय धातु कौन सी उपस्थित है, तो धातुओं में देखेंगे द्वितीय धातु लोहा है। यानी कि पृथ्वी की सतह में प्रचुर मात्रा में उपस्थित द्वितीय धातु तत्व लोहा, आयरन। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, लोहा। अब धातु दूसरे हमने बताए थे अधातु, तो कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में उपस्थित प्रथम अधातु तत्व। देखो यहाँ हमने दो जगह धातु की बात की, यहाँ बात कर रहे हैं अधातु की। तो अधातु में जो है प्रथम मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन। ठीक, अब यहीं अगर चौथा प्रश्न ये डाल दें कि पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में उपस्थित द्वितीय अधातु तत्व। भाई प्रथम याद रहता तो कभी कभी प्रश्न में द्वितीय पूछ देते हैं। तो द्वितीय है सिलिकॉन, ऐसा ही। ठीक, इन सभी प्रश्नों से एक प्रश्न फिर निकल के आता है, ज़्यादातर पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपस्थित सर्वाधिक मात्रा में तत्व, पृथ्वी पर उपस्थित सर्वाधिक मात्रा में तत्व, तब भी आंसर आप देंगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन को दो जगह याद रखना है, कभी अधातु तत्व करके पूछ दें तो ऑक्सीजन, और सर्वाधिक मात्रा की बात करें कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित है, तब भी हम आंसर ऑक्सीजन ही देंगे। अब जैसे हमने बात की थी कि 4 मंडल उपस्थित हैं, तो दूसरे मंडल की बात करते हैं हम, जलमंडल। जलमंडल इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, इंग्लिश में कहा जाता है इसको हाइड्रोस्फीयर। तो जलमंडल जो है वो पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर चाहे स्थलीय जीव हों या जलीय जीव हों, सबके लिए ये जीवन प्रदाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जल ही जीवन है, अर्थात जलमंडल जो है पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो जीवन को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब अगर बात ये की जाए कि पृथ्वी के धरातल में लगभग कितना जल उपस्थित है, तो एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर कितना जल उपस्थित है, तो लगभग 71%, 71% जल की उपस्थिति है।
और जब सर अब देखेंगे स्थल मंडल कितना था 29 और जल कितना है 71। तो जल की मात्रा अधिक होने के कारण पृथ्वी को एक नया नाम भी दिया जाता है जलीय ग्रह। जलीय ग्रह, तो जलीय ग्रह कौन है? पृथ्वी है। ठीक है। दूसरी बात करें कि पृथ्वी का लगभग अब जो 71% है इसमें भी परसेंटेज का बंटवारा है, लगभग इसका 97% 97% भाग जो है वो लवणीय जल है। लवणीय जल कहें, सागरीय जल कहें, लवण माने होता है सॉल्ट यानी कि नमक। ठीक है, इसमें सॉल्ट यानी कि लवणों की उपस्थिति होती है, इस कारण ये मानव के उपयोग का ही नहीं है। ठीक, 97% पानी जो है वो सागरों के रूप में पाया जाता है और सागरीय जल जो है वो लवणीय जल के रूप में है, और जब लवणीय जल है तो ये मानव के उपयोग का ही नहीं है। ठीक। अब कभी कभी एक प्रश्न आता है कि समुद्री जल की लवणता कितनी है? तो समुद्री जल की जो लवणता है वो 35, ध्यान रखना, ग्राम, बहुत अच्छे से यहाँ की वैल्यू ध्यान रखना कि ग्राम है, 1000 घन मीटर, 1000 घन मीटर क्या है? ये समुद्रीय जल की या सागरीय जल की लवणता है। समुद्री जल की लवणता। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है समुद्री जल की लवणता कितनी होती है? तो 35 ग्राम प्रति 1000 घन मीटर होती है। अच्छा, अब ये जनरल बात है, सभी जानते होंगे अधिकतर कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो जल जब गर्म किया जाता है तो वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है। ठीक। अच्छा, अब पृथ्वी पे भी ऊष्मा आती है, जल गर्म होता है, और जब जल गर्म होता है तो वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन ये प्रक्रिया निरंतर नहीं चलती। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि वायुमंडल जो है हमारा वो जल वाष्प की, जो जल की वाष्प बनेगी गर्म करने पर, एक निश्चित मात्रा को ही ले पाता है। जल वाष्प की एक निश्चित मात्रा को ही अवशोषित कर पाता है। अब ऐसा नहीं है कि सुबह से धूप निकल आई और शाम तक है तो दिन भर जल वाष्प बन रही है, परिवर्तन हो रहा, जल गर्म हो के नहीं होता, क्योंकि ये प्रक्रिया रुक जाती है कभी कभी। क्यों रुकती है? क्योंकि वायुमंडल जो है वो निश्चित मात्रा को ही अवशोषित कर पाता है जल वाष्प की, और वायुमंडल में जो जल वाष्प उपस्थित होती है उसकी जो माप है वायुमंडल में, बहुत अच्छा प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा की माप मतलब नापना, उसको किस रूप में मापते हैं? आर्द्रता से की जाती है। बहुत ध्यान रखना, आर्द्रता से की जाती है। ठीक है। और इसी आर्द्रता को व्यवहारिक रूप से, बहुत अच्छा प्रश्न कई बार पूछा है, व्यवहारिक रूप से क्या कहते हैं इसको? आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता। भाई माप किस रूप में की जाती है?
आर्द्रता के रूप में, और जल वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को व्यवहारिक रूप से क्या कहा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। दोनों प्रश्न हैं यहाँ। अब आपेक्षिक आर्द्रता की बात करें कि वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रता किस तरह से उपस्थित है। आपेक्षिक आर्द्रता किस तरह से उपस्थित है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तापमान ध्यान रखना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 घन मीटर वायु, 1 घन मीटर वायु, मतलब टेम्परेचर हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वायु कितनी हो? 1 घन मीटर वायु, अधिक से अधिक यानी कि सर्वाधिक 17 ग्राम जल वाष्प को ग्रहण कर सकती है। को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का कि जो हमारा वायुमंडल है वहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 घन मीटर जो वायु है वो सर्वाधिक 17 ग्राम जल वाष्प को ग्रहण कर सकती है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, कर सकती है, कितना? 17 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि जल वाष्प की मात्रा 8.5 ग्राम हो, कितनी हो? 8.5 ग्राम, 8.5, 8.5 ग्राम हो, तो आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होगी? आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, अगर जल वाष्प की मात्रा 8.5 ग्राम हो तो आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होगी? अब आधी मात्रा हो गई, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 17 ले सकता, तो ये लगभग आधी मात्रा यहाँ है, तो आधी आपेक्षिक आर्द्रता, यानी कि परसेंटेज की बात करें तो 50% रह जाती है। ठीक है, अगर वायुमंडल में या हमारे आसपास जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाए या टेम्परेचर कम हो जाए तो आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। दो प्रश्न हैं यहाँ ध्यान रखने कि जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता में क्या परिवर्तन आता है, इस तरह का प्रश्न आता है। ठीक है, तो जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर अथवा तापमान घटने से, तापमान घटने से, भाई तापमान घट जाए तो क्या होगा? आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। दो प्रश्न हैं यहाँ ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है कि जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, कोई परिवर्तन नहीं आता, तो क्या होता है? बढ़ जाती है। दूसरा प्रश्न यहीं से आता है कि तापमान घटने पर आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वही ऑप्शन, बढ़ जाता है, घट जाती है, समान रहती है, कोई परिवर्तन नहीं, तो बढ़ जाती है। ठीक है, और जिस तापमान पर, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है कि जिस तापमान पर ध्यान रखें, टेम्परेचर, जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है, साइंस का वर्ड है संतृप्त, इक्विलिब्रियम, मतलब समानता में आ जाती है, वो बिंदु कहलाता है ओशांक। क्या कहलाता है? ओशांक बिंदु या ओशांक कहते हैं। ठीक है, प्रश्न सीधा आता है कि वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है कहलाता है
या वह बिंदु जिस पर वायु जो है संतृप्त हो जाती है क्या कहलाता है? ओशांक बिंदु कहलाता है। अब हमने बात की थी आपसे कि 71% जो अपना जल था पृथ्वी पर उपस्थित, उसका 97% जल जो है वो लवणीय जल है, सागरीय जल है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, मानव उपयोगी नहीं है। अब 3% बचता है जल, उसका क्या होता है? तो 2% जल जो है उसी में से, अब 97 2 98 99, 2% जल जो है ध्रुवीय टोपियों पर या ध्रुवों पर, टोपियों पर बर्फ के रूप में उपस्थित है, बर्फ के रूप में उपस्थित है, जैसे हम ग्लेशियर कहते हैं। केवल 1% जल नदियों, झरनों आदि के द्वारा मानवोपयोगी है। ठीक, ये हुआ आपका जलमंडल। अब वायुमंडल की विस्तृत जानकारी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जैवमंडल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैवमंडल, बायोस्फीयर, किसकी बात करते हैं? जैवमंडल की, बायोस्फीयर की। क्या है जैवमंडल? प्रश्न सबसे पहले मन में आता है कि क्या है जैवमंडल। तो जैवमंडल पृथ्वी का वो हिस्सा है जहां पर जीवन संभव है। क्या संभव है? जीवन। प्रश्न बन जाएगा क्या कि पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर जीवन संभव है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जैवमंडल। तो पहली बात, जैवमंडल, जैवमंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है, वह हिस्सा है जहां जीवन संभव है। ठीक, सबसे बड़ी क्या संभव है? जीवन। अच्छा, अब जैवमंडल का निर्माण कैसे होता है? तो जैवमंडल के अंतर्गत ध्यान रखेंगे, जैवमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है? निचला वायुमंडल, मतलब जो सबसे पहला वायुमंडल का पार्ट होगा वो इसमें सम्मिलित होता है। निचला वायुमंडल, ठीक। और क्या है? कौमा, स्थल मंडल तथा अब यहाँ पे क्या उपस्थित होगा? जलमंडल, क्योंकि ये भी जीव के लिए बहुत उपयोगी मंडल है। ठीक, तो जैवमंडल के अंतर्गत निचला वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, जब ये तीनों पाए जाते हैं तो जैवमंडल का निर्माण करते हैं और जीवित जीव को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। अब जैवमंडल कितने तक फैला हुआ है पृथ्वी से, कभी कभी ये पूछते हैं। तो जैवमंडल, अच्छा, जैवमंडल की जो मापन है वो हमेशा समुद्री तल से की जाती है। देखा होगा स्टेशनों पे लिखा रहता है समुद्र तल से इतना ऊंचा इतना नीचा। तो जैवमंडल का भी जो माप है वो हम समुद्र तल से ही करेंगे। तो जैवमंडल जो है समुद्र तल से 200 मीटर नीचे तथा 6000
ध्यान रखना 200 मीटर तो डेप्थ में नीचे चले जाओ और 6000 मीटर की ऊंचाई तक जीवन संभव है। 6000 मीटर की ऊंचाई तक जीवन संभव है। यानी कि जो जैव मंडल है वो हमारा कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक हम मान सकते हैं, समुद्र तल से 200 मीटर नीचे तक और 6000 मीटर ऊंचाई तक जैव मंडल हम फैला हुआ है। अर्थात जीव इतने ऊंचाई और इतनी नीचाई तक जीवित रह सकता है या जीवित जीव पाए जाते हैं। अब एक कभी कभी प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर जैव मंडल अनुपस्थित कहाँ है या उपस्थित नहीं है। तो बात करेंगे इसकी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे बहुत कम जीव हैं, ठीक है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, पहला बात काम। ऊंचे पर्वत, ध्यान देना इन प्रश्नों पर। ऊंचे पर्वत, गहरे सागरों, गहरे सागरों, ठीक है, में जैव मंडल अनुपस्थित है। ठीक, कहाँ कहाँ अनुपस्थित है? उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पर, ऊंचे पर्वतों पर, गहरे सागरों पर जैव मंडल अनुपस्थित है। अब मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर वहां पर जैव मंडल अनुपस्थित क्यों है? तो जैव मंडल की अनुपस्थिति का सबसे प्रमुख कारण है वहां की विषम जलवायु। विषम जलवायु, बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि अगर पूछ दिया जाए कि पृथ्वी के जिन स्थानों पर जैव मंडल अनुपस्थित है उसका कारण क्या है, या उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर या ऊंचे पर्वतों पर या गहरे सागरों पर जैव मंडल उपस्थित नहीं है या अनुपस्थित है, इसका क्या कारण है? तो वहाँ की विषम जलवायु जो है इसका प्रमुख कारण है। अब एक प्रश्न यहाँ से ये आता है कि जैव मंडल पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जैव मंडल पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य है, जो जीवन को संभव बनाता है। ठीक, जैव मंडल पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न लिखेंगे कि जैव मंडल पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक, अच्छा, अब एक बात करें तो जैव मंडल में जो जीवों का वितरण है वो एक समान नहीं है। क्यों? हम देखते हैं कि जब हमने ध्रुवों की बात की तो यहाँ पर एका दो का बहुत कम जीव मिलते हैं, लेकिन अगर हम विश्वतीय वर्षा वनों की बात करें तो सर्वाधिक अत्यधिक जीव प्रजातियां उपस्थित हैं। तो जैव मंडलों में जीवों का जो वितरण है वो समान नहीं है। ठीक है, अब जैव मंडल के बाद हमने आपसे कहा था कि विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे वायुमंडल का, तो थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वायुमंडल का पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। बात करते हैं वायुमंडल। ठीक, तो वायुमंडल के हमने अपन लोगों ने हिस्से बांटे थे 4। पहला था क्षोभ मंडल, दूसरा बात की थी हम लोगों ने समताप मंडल, ठीक, तीसरी बात की थी आप लोगों ने मध्य मंडल, ठीक,
और नेक्स्ट बात हम लोगों ने मध्यमंडल के बात की थी तापमंडल की, और तापमंडल को हम लोगों ने दो हिस्सों में बांट रखा था। पहला हिस्सा था आयनमंडल और दूसरा हिस्सा था बाह्यमंडल, और इन मंडलों की विस्तृत जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में